चलिए तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीए फाउंडेशन सिलेबस में। ये चैप्टर आपने 11th में नहीं पढ़ा हुआ होता है, 12th में भी नहीं होता है। हम ये पहली बार पढ़ेंगे और इसका वेटेज जो है लगभग 5 मार्क्स का है। कोई एक क्वेश्चन यहाँ पर 4, 5 या 6 मार्क्स का आ जाता है। तो स्टार्ट करेंगे कंसाइनमेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए कंसाइनमेंट होता क्या है, कंसाइनमेंट इसको समझते हैं। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक कंपनी है जो कि मुंबई में है। ये कंपनी किसी प्रोडक्ट को बड़े लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चर करती है। जैसे मान लीजिए ये शूज बनाती है, रिबॉक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शूज बना रही है। रिबॉक नाम ले सकते हैं यहाँ पर, या किसी भी शूज कंपनी का नाम ले सकते हैं। अब अगर ये सेल करना चाहे तो मुंबई मुंबई में सेल करना भी मुश्किल होगा, पूरा मुंबई कवर करना, जब तक कि अपने आउटलेट्स, फ्रेंचाइजी या शोरूम ओपन नहीं करे। आप समझते हैं? कंपनी भले कहीं भी हो, उसका शोरूम या उसकी शॉप्स हर जगह अवेलेबल हो जाती है। वो किस तरह से हो जाती है, वो आप यहाँ पर देखेंगे कि जब मान लीजिए इस कंपनी को अपना कोई प्रोडक्ट कोटा में सेल करना है, तो ये यहाँ अपना एक एजेंट अपॉइंट करेगी, उसे अपनी फ्रेंचाइज देगी, अपना डीलर अपॉइंट करेगी, कुछ भी बोल सकते हैं। तो मुंबई की कंपनी पूरे इंडिया में सेल करने के लिए जगह-जगह अपने डीलर्स और एजेंट अपॉइंट करती है। उसने कोटा में भी अपॉइंट कर दिया। तो ये कंपनी प्रोडक्शन करेगी, स्टॉक परचेज़ करेगी और यहाँ पर सप्लाई करेगी। तो इसे हम बोलेंगे कंसाइनर, ठीक है? ये क्या कहलाएगा? इसे कंसाइनर बोलते हैं। कंसाइनर का ईज़ी मीनिंग हम समझे तो ये प्रिंसिपल होगा, जो अपने एजेंट के थ्रू गुड्स सेल करेगा। यहाँ ये कोटा का जो डीलर है, इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी शॉप को बनाएगा। आपने देखा होगा कई सारी फ्रेंचाइजीज जो होती है, कई सारे जो डीलर्स होते हैं, एक जैसे सभी जगह उनका फर्नीचर का अगर आप देखेंगे या उनके ऑफिस का स्ट्रक्चर देखेंगे, एक जैसा रहेगा, क्योंकि वो एक पैटर्न फॉलो करते हैं जो उसके बॉस ने या उसके प्रिंसिपल ने उन्हें बोला है। तो अभी यहाँ पर ये जो कोटा का डीलर है, इसको बोलेंगे हम कंसाइनी। ये कंसाइनी हो गए। ये मुंबई की कंपनी है, कंसाइनर ये यहाँ पर है, कंसाइनी ये एजेंट है। ठीक है, तो अभी तो हमने दो मतलब समझे। अब यहाँ पर ये गुड्स भेजेगा किसी भी तरह से अपने व्हीकल में। मान लीजिए ये ट्रक से बाय रोड कुछ व्हीकल भेजता है, व्हीकल क्या कुछ यूनिट्स यहाँ पर भेजता है इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये जो यहाँ इसमें गुड्स रखा हुआ होगा इस ट्रक में, जितने भी यूनिट्स है, मान लीजिए इसने कुछ बॉक्सेस, कुछ शूज वगैरह जो भी कुछ रखे, ये यूनिट्स जो होगी ना, ये यूनिट कहलाती है कंसाइनमेंट। ये स्टॉक जो होगा यहाँ पर, उसे बोला जाता है कंसाइनमेंट। आपने कई सारी मूवीज में देखा होगा, जहाँ पर कुछ स्मगलिंग वाले सीन्स होते हैं, वहाँ बोला जाता है कंसाइनमेंट रवाना हो गया, हमारा कंसाइनमेंट पुलिस ने पकड़ लिया। वो कंसाइनमेंट वो कहते हैं माल, गुड्स, वो गुड्स यहाँ पर कंसाइनमेंट कहलाता है। ठीक है, तो तीन चीजें हो गई। जो पर्सन गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है या खरीद कर अपने एजेंट को भेज रहा है, वो पर्सन कंसाइनर है। जिसको गुड्स भेजा जाता है वो कंसाइनी है। ये प्रिंसिपल होगा, ये एजेंट होगा। ठीक है, जिस गुड्स की हम बात कर रहे हैं वो यहाँ से, इसके गोडाउन से, इसकी फैक्ट्री से निकलने के बाद यहाँ तक पहुंचने पर जब वो रास्ते में होता है तो उसे बोला जाता है कंसाइनमेंट। ठीक है, अब इसकी बात कर रहे हैं हम। ये यहाँ पर पहुंचेगा, ये इसको अनलोड करेगा और बेचना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये जब बेचेगा तो ओनर तो ये है, पैसा तो इसको मिलेगा, सारा पैसा ये बेच कर इसको ट्रांसफर करेगा। तो इसे मिलेगा क्या, एजेंट को क्या मिलेगा?
एजेंट को मिलेगा कमीशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेल करेगा, ये सेल कैश भी कर सकता है, क्रेडिट भी कर सकता है, और इस सेल के अगेंस्ट में से कमीशन मिलेगा। ये कमीशन बेसिस पर ये काम करता है। तो जो कमीशन होता है वो 3 तरह का होता है, यहाँ पर 3 तरह का कमीशन मिलता है। पहला कमीशन जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल कमीशन। नॉर्मल कमीशन, इनके बीच में जब एग्रीमेंट हुआ तो यहाँ पर कंसाइनर ने कहा कि आप जितने भी वैल्यू का गुड्स बेचोगे उसका 10% कमीशन मैं आपको दूंगा। तो ये 10% है नॉर्मल कमीशन। ठीक है, सिंपल सा जो डिसाइड होता है आपस में एग्रीमेंट में कि मुझे क्या मिलेगा। तो यहाँ पर ये बोला कि आपको एजेंट को 10% मिलेगा, ये नॉर्मल कमीशन हो गया, कोई कंडीशन नहीं, कुछ नहीं, बस सेल का 10% हो गया। फिर इसके बाद एक और कमीशन दिया जाता है जिसको बोलते हैं डेल क्रेडर कमीशन। अब ये डेल क्रेडर कमीशन क्यों दिया जाता है? डेल क्रेडर कमीशन इसलिए दिया जाता है कि नॉर्मल सेल तो ये कर ही रहा है, पर ये यहाँ पर जो क्रेडिट सेल कर रहा है उसकी प्रॉब्लम रहेगी। क्रेडिट सेल करेगा तो पैसे रिकवर करना है एजेंट को, क्योंकि एजेंट लोकली सेल कर रहा है। एजेंट कई बार अपने जो कस्टमर है मिलने वाले हैं उनको भी उधार देगा, कोई दूसरे उसको भी उधार देगा, तो ये रिकवर करने यहाँ पे नहीं आएगा। रिकवरी किसको करनी है? इस एजेंट को ही करनी है। तो पैसे अगर बेड डेट्स हो जाते हैं, अमाउंट अगर बेड डेट्स हो जाता है तो वो लॉस किसका होता है? प्रिंसिपल का। तो ये बोलता है कि आप क्रेडिट सेल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो कुछ रिस्क है क्रेडिट सेल से रिलेटेड बेड डेट्स की, वो आपको ही बियर करनी है। किसको? एजेंट को। तो ये कहेगा कि ऐसा क्यों? अगर रिस्क मैं लेने लगूं तो फिर तो मैं क्रेडिट सेल करना बंद कर देता हूँ। नहीं तो मैं तो थोड़ा सा कमीशन लूंगा और मान लीजिए कहीं बेड डेट्स होता है तो मेरा कमीशन जो है नेगेटिव हो जाएगा, मैं ज्यादा नहीं कमा पाऊंगा, तो मैं क्रेडिट सेल ही नहीं करता हूँ, तो फिर तो ऐसे सेल रुक जाएगी। तो ये बोलता है प्रिंसिपल कि आप क्रेडिट सेल करो और हम आपको इसके बदले कुछ एक्स्ट्रा कमीशन देंगे, पर रिस्क आपकी रहेगी। क्रेडिट सेल पर होने वाली बेड डेट्स की रिस्क आपकी रहेगी। उस रिस्क के बदले अगर आप रिस्क लेते हो तो हम आपको और कमीशन देंगे, जो कमीशन पहले देते थे उससे ज्यादा। तो पहले देते थे नॉर्मल कमीशन, मान लो कि वो 10% है, यहाँ और एक्स्ट्रा कमीशन दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है अभी हमने समझा है, टू टेक द रिस्क ऑफ बेड डेट्स। बेड डेट्स की रिस्क को लेने के लिए ये कमीशन दिया जा रहा है। बोला 3% और दूंगा, तो अब इसका कमीशन 10 + 3 13% हो गया। ये सेकंड टाइप ऑफ कमीशन हुआ। थर्ड टाइप ऑफ कमीशन होता है जिसको बोलते हैं ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन क्या होता है? ओवर राइडिंग, जब यहाँ पर प्रिंसिपल अपने एजेंट को कहता है कि आप सेल बढ़ाओ, या फिर जो मिनिमम प्राइस है जो है उससे थोड़ा ज्यादा पर सेल करो। कैसे ज्यादा पर सेल, अभी हम समझेंगे। प्राइस ये फिक्स रखते हैं कि इससे कम पर नहीं बेचना है, उससे आप कितना भी ऊपर बेचो, और उस फिक्स प्राइस से जितना ज्यादा ऊपर पर बेचोगे मैं आपको एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा। जैसे 3 तरह की प्राइस होती है। एक आप यहाँ पर देखिए, एक होती है कॉस्ट जो कि कंसाइनर की होती है, मान लो कि 100 रुपीज। कंसाइनर अपने प्रॉफिट को एड करता है जिसको हम बोलते हैं लोडिंग। इसने लोड करा 20 रुपीज, ठीक है, ये कहलाएगी आपकी इनवॉइस प्राइस, जिसपे ये इनवॉइस बनाकर अपने कंसाइनी को देता है 120। और कंसाइनी को बोलता है कि इस 120 के ऊपर आप कितने पे भी सेल कर सकते हो, और यहाँ पर ये प्रॉफिट एड कर लेता है। मान लीजिए प्रॉफिट 30, तो ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस 150। तो देखो सेलिंग प्राइस ये है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट दिया जा सकता है पर इससे कम पर नहीं बेचना है, क्योंकि मुझे मेरा प्रॉफिट चाहिए 20। ठीक है, तो 20 का प्रॉफिट चाहिए, ये इनवॉइस प्राइस होगी। अगर आप इस इनवॉइस प्राइस से जितने भी ज्यादा पर बेचोगे, जितने भी ज्यादा पर, आप 120 के बाद 130 पर बेचो, 140 पर, 150 पर, जिस पर भी बेचोगे, मैं आपको एक्स्ट्रा सेल पर या सेल इंक्रीज करने पर और कमीशन दूंगा, जिसे हम बोलते हैं ओवर राइडिंग कमीशन। तो ओवर राइडिंग कमीशन क्यों दिया जाता है? टू इंक्रीज द सेल।
तो 3 तरह के कमीशन हुए, नॉर्मल कमीशन, डेल क्रेडिट कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन। नॉर्मल कमीशन नॉर्मल सेल पर दिया जाता है, जब कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स की बात नहीं, बस आप सेल करो 10% कमीशन मिलेगा। डेल क्रेडिट कमीशन जो बेड डेट्स की जो क्रेडिट रिस्क है क्रेडिट सेल की वजह से, उससे शेयर करने के लिए दिया जाता है। तो अब यहाँ बेड डेट्स की रिस्क किसकी हो जाती है? एजेंट की, ठीक है, कंसाइनी की। और ओवरराइडिंग कमीशन सेल इंक्रीज करने या हायर प्राइस पर सेल करने के लिए, प्रमोट करने के लिए जो दिया जाता है, उसे बोला जाता है हम ओवरराइडिंग कमीशन, ठीक है। तो ये 3 तरह के कमीशन हो गए। तो अभी हमने क्या समझा? पहली बात समझी हमने कंसाइनर कौन होता है, दूसरी बात हमने समझी कंसाइनी क्या है, तीसरा कंसाइनमेंट किसको कहते हैं, ये कंसाइनमेंट है जो गुड्स जिसमें किसी व्हीकल में वो गुड्स कंसाइनमेंट है, जब वो यहाँ से निकल कर कंसाइनी के गोडाउन तक पहुंच रहा होता है, ठीक। इसके बाद अब क्योंकि ये मुंबई में बैठा है, यहाँ पर है, तो कंट्रोल कैसे किया जाएगा? ये कहेगा कि आप हमें डेली एमआईस भेजते रहना, जो इनका रिपोर्ट्स होगा वो भेजते रहना है। तो डेली हो सकता है, वीकली हो सकता है, 15 दिनों में एक बार हो सकता है। तो ये इसको इन्फॉर्म करता रहेगा कि मैंने कितना सेल किया, मेरा कमीशन क्या बनता है, कितना स्टॉक मेरे पास बचा हुआ है। तो यहाँ से एक डॉक्यूमेंट्स कंसाइनी कंसाइनर को रेगुलर इंटरवल पर भेजता रहेगा। तो a document which is sent by consignee to consigner is called accounts sale। क्या कहते हैं इसको? अकाउंट्स सेल, अकाउंट सेल, ठीक है। तो ये अकाउंट सेल में क्या क्या लिखा होगा? कितनी सेल हुई है, कितने रुपए का कलेक्शन हुआ है, क्रेडिट कितनी है, कैश कितनी है, कमीशन क्या बनता है इसका, कितना गुड्स बचा हुआ रह गया, इस तरह की पूरी डिटेल होगी। कितना स्क्रैप हुआ, कितना बेड डेट्स हुआ, वो सारी चीजें होगी। तो सारी डिटेल जो कंसाइनी कंसाइनर को भेज रहा है, वो एक रिपोर्ट्स, एक डॉक्यूमेंट के थ्रू भेजता है, जिसको हम बोलते हैं अकाउंट सेल, ठीक है। अच्छा, कंसाइनी भी एक डॉक्यूमेंट कंसाइनर को भेजता है, कंसाइनी ने भी यहाँ पर कंसाइनर को भेजा है, कंसाइनर ने भी कंसाइनी को कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजा होगा। जब ये गुड्स भेजा जाता है उसके साथ में, तो उसको बोलते हैं परफॉर्मा इनवॉइस। तो इसमें पूरी डिटेल होती है गुड्स से रिलेटेड कि कितनी क्वांटिटी, किस कलर की, किस साइज की, कितनी कॉस्ट की, क्या प्राइस रहेगी, वो सारी चीजें यहाँ पर जब कंसाइनर कंसाइनी को भेजता है तो उसे बोलते हैं परफॉर्मा इनवॉइस। तो डॉक्यूमेंट व्हिच इज सेंट बाय कंसाइनर टू कंसाइनी इज कॉल्ड परफॉर्मा इनवॉइस। और जैसे ही ये यहाँ पर भेज रहा है तो ये अकाउंट सेल कहलाएगा, जो कंसाइनी कंसाइनर को भेज रहा है। क्लियर? अब एक छोटा सा क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर लें, आप जब यहाँ समझ रहे हैं तो मुझे आंसर करना। अगर जो गुड्स बच गया यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ से 1000 यूनिट आई, इसने 800 यूनिट्स सेल कर दी, 200 बची हुई है, तो वो 200 यूनिट किसकी रहेगी, उस पर ओनरशिप किसका रहने वाला है? मैसेज करें। कंसाइनी। ठीक है, अलग अलग मैसेज है थोड़ा सा। यहाँ पर सपना ने कंसाइनर लिखा है, किसी ने, याशिका ने कंसाइनी लिखा है, फिर कंसाइनर कंसाइनर आंसर आए हैं काफी सारे, और अभी कंसाइनर ही आंसर आ रहा है। तो कहीं एक या दो स्टूडेंट ने कंसाइनी लिखा है, जो गलत है। ये जो गुड्स है ये तो एजेंट है ना, एजेंट की ओनरशिप कभी भी नहीं होती। यहाँ जो बच गया उसकी ओनरशिप किसकी रहने वाली है? कंसाइनर, ठीक है। सिंपल वर्ड्स आप ध्यान रख सकते हो, प्रिंसिपल, एजेंट। तो जो भी कुछ बच गया वो, आपको पता है जब हमने गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल समझा था, तो कस्टमर के पास रखा हुआ गुड्स 31 मार्च को हमारा होता है, यानी कि सेलर का। इसी तरह से इसके एजेंट के पास रखा हुआ गुड्स भी इसी का होगा, यहाँ भी वो ऐसी एंट्री पास करेगा जैसे वहां करते थे। क्लियर? तो ये पूरा एक बार रिपीट करता हूँ, फिर मैं आपको नोट्स से बताता हूँ कि कौन सी चीजों को क्या उसमें डिफाइन किया हुआ है। तो सबसे पहले कंसाइनमेंट टॉपिक की हमने बात करी, एक एजेंट, एक प्रिंसिपल, दो लोग यहाँ पर है। प्रिंसिपल अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए कुछ एजेंट्स अपॉइंट करता है अलग अलग सिटीज में, अलग अलग जगह। उस प्रिंसिपल को हम कंसाइनर बोलेंगे, एजेंट को कंसाइनी बोलते हैं। जो गुड्स भेजा जाता है रूटीन बेसिस पर, वो गुड्स कंसाइनमेंट कहलाएगा। अब क्या गुड्स भेजा जा रहा है उसकी डिटेल एक डॉक्यूमेंट्स में लिखी जाती है, उसे बोलते हैं परफॉर्मा इनवॉइस।
ये जब यहाँ पर इसे सेल करेगा एजेंट तो कमीशन लेगा। कमीशन में नॉर्मल कमीशन, डेल क्रेडिट कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन हो सकता है। अब यहाँ से इसने क्या-क्या किया ट्रांज़ैक्शंस वो सब भी ये रिपोर्ट करता जाएगा और जैसे रिपोर्ट करेगा उसे बोलते हैं हम अकाउंट्स सेल, ठीक है? तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ आपका पीडीएफ स्टडी मटेरियल जहाँ ये सब लिखा है, वहाँ से हम पढ़ते हैं। चलिए, ये ऐसा बना हुआ है यहाँ पर। कंसाइनर गुड्स भेजेगा कंसाइनी को, कंसाइनी अकाउंट सेल भेजेगा, ये सब हमने बनाया हुआ है। फिर इन्वेंटरीज ऑफ कंसाइनर ये यहाँ पर है। अकाउंट सेल में क्या डिटेल होगी? डिटेल ऑफ सेल्स मेड बाय द कंसाइनी, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर, कमीशन कितना बनता है, कितनी अनसोल्ड यूनिट्स रह गई है कंसाइनी के पास, एडवांस पेमेंट या सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या दे रखा है और अभी बैलेंस क्या देना है। अभी इन्हीं सब बातों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जो अनसोल्ड स्टॉक हो जाता है वो इन्वेंट्रीज होती है किसकी? कंसाइनर की, जो यहाँ अपनी बुक्स में कंसाइनर रिकॉर्ड करता है। यही सब बात हमने यहाँ पर समझी है, ठीक है? इनके मीनिंग्स और हम देख लेते हैं एक बार। चलिए, टू कंसाइन मीन्स टू सेंड। कंसाइनमेंट का मतलब होता है भेजना, है ना? In accounting term, consignment account relates to the account dealing with a situation where one person send goods to another person on the basis that the goods will be sold on behalf of and at a risk of the former. तो ये एक सिचुएशन होती है जब यहाँ पर एक पर्सन जिसको हम बोलते हैं कंसाइनर, जो कि दूसरे पर्सन को जो कि कंसाइन होगा उसको गुड्स भेजता है और ये जो सेकंड पर्सन है वो इस ओनर या प्रिंसिपल के बिहाफ पर क्या करता है? सेल करता है। इस पूरी सिचुएशन को, क्योंकि इस पूरी सिचुएशन में यहाँ से ये गुड्स आ रहा है यहाँ तक, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? कंसाइनमेंट। तो जो पार्टी इसमें इन्वॉल्व होती है उसमें पहली पार्टी, द पार्टी which send the goods is called principal, that is consigner. The party to whom goods are sent वो होती कंसाइनी, ठीक है, जिसको आप यहाँ एजेंट बोल रहे हो। अब उसके बाद हमने बात करी थी ओनरशिप वगैरह, तो हमने समझ लिया। तो ओनरशिप ऑफ द गुड्स किसकी होती है? ओनरशिप ओनरशिप होगी कंसाइनर की। केवल अभी प्रॉपर्टी का पोजीशन ट्रांसफर हुआ है, पहले यहाँ होता था, अभी यहाँ चला गया। वो गुड्स भले ही कंसाइनर के पास हो या कंसाइनी के पास, ओनरशिप कंसाइनर की ही रहेगी, क्योंकि प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप पर काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद द कंसाइनर डज नॉट सेंड एन इनवॉइस टू द कंसाइनी। कंसाइनर यहाँ पे कोई बिल नहीं भेजेगा कि भाई आपने, क्योंकि बिल तो बेचते तब भेजते हैं, ठीक है। अभी सेल तो हुई नहीं है, एक्चुअल तो प्रॉफिट अर्न हुआ नहीं है, तो वो बिल नहीं भेजता। ही सेंड्स ओनली अ परफॉर्मा इनवॉइस। मैंने आपको बताया परफॉर्मा इनवॉइस, a statement that look like an invoice but is real not one। ये रियल नहीं होता, केवल इनवॉइस जैसा होता है, ठीक है। One object of the performa invoice is not to convey information to the consignee regarding particular of the goods sent। तो one object of the performa invoice is only to convey information to the consignee regarding particular of the goods। तो जो पर्पस होता है वो यही होता है कि यहाँ जो कुछ भेजा जा रहा है उस सब की डिटेल्स इसमें लिखी और इसे पता लग जाएगी कितनी रेट आई थी, किस कॉस्ट की, किस कलर की, किस साइज की, वो सब यहाँ पर लिख कर भेज दिया जाता है। यही सारी बातें। यूजुअली द कंसाइनी रिकवर्स फ्रॉम द कंसाइनर ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम ऑन द कंसाइनमेंट। दिस हाउएवर कैन बी चेंज्ड बाय एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज। अभी क्या होता है,
जो कुछ एक्सपेंसेस ये करेगा, जैसे गुड्स यहाँ आया, उसको लोड यहाँ से खाली कराएगा, अनलोड कराएगा, और भी कोई ब्रिज में जो जैसे हम ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे करते हैं, ऑक्ट्राई पे करते हैं, वो सब पैसे अगर इसको पे करने पड़े तो ये इससे रिकवर करेगा। हालांकि ये कंडीशन चेंज भी हो सकती है एज पर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के टर्म्स के हिसाब से। तो ये सब बातें यहाँ पर है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल मैटर हुआ, बहुत ज़्यादा काम का नहीं बचता हमारा। आप एक क्वेश्चन जो बनता है वो इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान रखेंगे। कंसाइनमेंट और सेल के बीच में क्या डिफरेंस है, आप नहीं भी पढ़ोगे इस नोट्स के हिसाब से डायरेक्ट, तो भी आप यहाँ पढ़ सकते, अपने हिसाब से आंसर कर सकते हो कि कंसाइनमेंट और सेल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। हाँ, अभी सिद्धांत ने एक क्वेश्चन पूछा है, सर इनवॉइस एंड बिल इज सेम थिंग। बिल्कुल, इनवॉइस और बिल सेम ही होता है, पर यहाँ जो परफॉर्मा इनवॉइस है और बिल वो सेम नहीं है। नॉर्मली जो इनवॉइस होता है उसे हम बिल बोलते हैं, कई लोग उस पर इनवॉइस लिखाते हैं, कई लोग बिल लिखते हैं, वो सेम चीज होती है। ठीक है, अब आपको कंसाइनमेंट और सेल के डिफरेंस को ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ रीड नहीं करता हूँ तो भी हम जनरली ऐसे बात करें तो कंसाइनमेंट के केस में सिर्फ और सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर होता है, ओनरशिप नहीं। ठीक है, तो हम पहले बात बोल सकते हैं कंसाइनमेंट के केस में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। ओनर पहले भी ये था, गुड्स भले यहाँ हो और गुड्स यहाँ आ जाए कंसाइन के पास, तब भी ओनर कंसाइनर ही रहता है। पर सेल के केस में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। ये यहाँ पर पहले जो सेल के पहले ये ओनर था, जैसे ही सेल होती अगर, तो ये ओनर बन जाता। इसी तरह से इसी बेसिस पे आप और डिफरेंसेस लिख सकते हो। अगर गुड्स यहाँ भेजा है कंसाइनमेंट के केसेस में, तो ये इससे रिकवर अमाउंट नहीं, रिकवरी नहीं कर सकता, पैसे नहीं मांग सकता जब तक कि बेचा नहीं जाए गुड्स। पर अगर ये सेल होती तो गुड्स भेजने के साथ साथ ही इसके अमाउंट रिसीव करने के राइट्स जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, ये अगर इसको गुड्स लौटा देता है तो ये रिटर्न, सेल्स रिटर्न का अमाउंट नहीं क्लेम कर सकता क्योंकि सेल हुई नहीं थी। पर अगर सेल का केस होता तो गुड्स लौटाने पर सेल्स रिटर्न क्लेम की जा सकती। तो ये कुछ डिफरेंसेस है जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये आप रीड कर लेंगे, इसमें कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है। कमीशन और डिस्काउंट के बीच में यहाँ पर डिफरेंसेस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा हम पढ़ के देख लेते हैं कमीशन और डिस्काउंट का क्या है। कमीशन में बी डिफाइंड एज रेमुनरेशन ऑफ एन एम्प्लॉयर और एजेंट रिलेटिंग टू सर्विसेज परफॉर्म्ड इन कनेक्शन विद सेल्स, परचेज, कलेक्शन और अदर टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इज यूजुअली बेस्ड ऑन ए परसेंटेज ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व। तो कमीशन का भी हमने यहाँ समझा, ये जैसे सेल करेगा, सेल के हिसाब से अलग अलग शर्तों के हिसाब से कमीशन मिलेगा। तो कमीशन और डिस्काउंट में अंतर है। कमीशन एक तरह का रेमुनरेशन है, आपके लिए कोई काम करता है तो आप उसे कमीशन देते हो। अपने एजेंट को आप क्या करोगे, कमीशन दोगे, क्योंकि या तो उसने सेल करी, या उसने अच्छी डील करी, या कम कॉस्ट पर क्या करा हुआ है, परचेज कर ली। परचेज पर भी कमीशन बेस्ड होता है, कई बार सेल पर बेस्ड होता है कमीशन। ज्यादातर केस में सेल पर बेस्ड कमीशन होता है एजेंट को। पर डिस्काउंट की जब हम बात करें तो डिस्काउंट कमीशन नहीं है। डिस्काउंट जो आपने बेचा है अपने कस्टमर को गुड्स, उस प्राइस में एक रिडक्शन होती है, एक रिबेट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। डिस्काउंट जब आप फाइनली ट्रांजेक्शन का, पेमेंट का सेटलमेंट कर रहे होते हो तब दे रहे होते हो। जैसे मान लीजिए किसी ने 10,000 लेना है, आपने कहा 9,000 में सेटल करो, पैसा तो बहुत दिन हो गए, तो वो 1,000 आपका क्या हुआ, डिस्काउंट। जबकि कमीशन होता है कि आप गुड्स बेचो, परफॉर्मेंस दो, सेल इंक्रीज करो, मैं आपको पेमेंट करूंगा, एक्स्ट्रा पेमेंट करूंगा, मैं ये कमीशन आपको दूंगा। तो इस तरह से कमीशन बिजनेस बढ़ाने के लिए और डिस्काउंट अमाउंट रिकवर करने के लिए, या ऐसे भी कह सकते हैं कई बार जो आपने सेल इंक्रीज करना है उसके लिए दिया जाता है। दूसरी चीज, कमीशन अपने एजेंट को या अपने जो है एम्प्लॉयज को दिया जाता है, जबकि डिस्काउंट कस्टमर्स को ऑफर किया जाता है। तो ये डिफरेंसेस है, मैं यहाँ पढ़कर नहीं कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसको रीड कर लेंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट पकड़ लोगे तो ये डिफरेंसेस आसानी से कर सकते हो, इसलिए मैं रटना नहीं है, समझते हो आप कर लेना। एक मैसेज है उसे पढ़ देता हूँ पहले। सर तो डिस्काउंट एजेंट के लिए लॉस है ना? देखो, एजेंट को कभी कोई लॉस नहीं होता, एजेंट को सिर्फ कमीशन मिलता है, वो अपने कमीशन से काम रखता है। डिस्काउंट भी होगा तो भी ओनर का होगा, फायदा होगा तो भी ओनर का होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 100 रुपए पे सेल करी तो 100 रुपए पे कमीशन लेगा एजेंट, और अगर उसने मान लीजिए 95 पे सेल करी तो उसे 95 पे कमीशन मिलेगा।
₹5 का डिस्काउंट एजेंट का नहीं है, एजेंट को बियर नहीं करना। ये ₹5 का डिस्काउंट है, वो किसका? प्रिंसिपल का। अगर प्रिंसिपल अलाउ करता है कि डिस्काउंट दे सकते हो, तो डिस्काउंट ऑफर करेगा। ठीक है, तो सारा कुछ वो काम किसके लिए कर रहा है? अपने प्रिंसिपल के लिए। इसलिए फायदा भी प्रिंसिपल का, लॉस भी प्रिंसिपल का, केवल उसे अपने कमीशन से मतलब है। हाँ, बस इतना फर्क पड़ सकता है, अगर उसका कमीशन टर्नओवर पर बेस्ड है, सेल पर बेस्ड है, तो क्योंकि अब डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट की वजह से सेल कम अमाउंट की होगी, तो उसका कमीशन भी कम हो जाएगा। बस इतना ही फर्क है, पर वो पूरा डिस्काउंट उसको बियर नहीं करना है। ठीक है, वो डिस्काउंट किसका रहने वाला है? वो प्रिंसिपल कंसाइनर का रहने वाला है। चलिए, अभी मैं एक बार, वो कमीशन की बात हो रही है तो कमीशन वाले पॉइंट्स पर लेके जाता हूँ, फिर एंट्रीज की बारी आती है, फिर एंट्रीज करेंगे हम इसमें। बहुत सारी अच्छी चीजें इसमें, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, ये सब कॉन्सेप्ट समझेंगे हम। कमीशन, ये देखिए यहाँ पर हमने कमीशन की बात करी थी। कमीशन क्या है? कमीशन एक रेमोनरेशन है जो कंसाइनर कंसाइनी को पे करता है उसकी सर्विसेज के बदले। उसने सर्विसेज किस तरह की दी? वो सेल करने की सर्विस दे रहा है, वो उसका गुड्स सेल करने में हेल्प कर रहा है। तो ये जो कमीशन है, ये जो रेमोनरेशन है, वो कमीशन कहलाएगा। यहाँ पे 3 तरह का कमीशन है। 3 टाइप्स ऑफ कमीशन कैन बी प्रोवाइडेड बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी एज पर एग्रीमेंट। तो अभी एग्रीमेंट के हिसाब से कमीशन दिया जाता है। पहला, ऑर्डिनरी कमीशन, जिसको मैंने यहाँ पे नॉर्मल कमीशन भी बोला है, तो आप नॉर्मल कमीशन भी कह सकते हो। द टर्म्स कमीशन सिंपली डिनोट्स ऑर्डिनरी कमीशन। जब कमीशन की बात करते हैं, कुछ नहीं लिखा तो नॉर्मल कमीशन माना जाता है हमेशा। इट इज बेस्ड ऑन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ ग्रोस सेल्स प्रोसीड मेड बाय द कंसाइनी। कंसाइनी ने जो ग्रोस सेल करी है, उसका फिक्स परसेंटेज आपका क्या हो जाएगा? एजेंट का कमीशन हो जाएगा। ठीक है, it is given by the consignor regardless of whether the consignee is making credit sales or not। मैंने आपको बताया, ये जो सेल करेगा वो कैश भी कर सकता है, क्रेडिट भी कर सकता है, उससे कोई फर्क नहीं। कमीशन उसे टोटल सेल पर नहीं, ग्रोस सेल पर मिलेगा। This type of commission does not give any protection to the consignor from the bad debts and is provided on total sale। देखो, ये जो कमीशन है नॉर्मल कमीशन, उससे बेड डेट्स से प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा कंसाइनर को, क्योंकि नॉर्मल कमीशन बेड डेट्स की रिस्क शेयर करने का की गारंटी नहीं है, या उसका कमीशन नहीं है, उसे नॉर्मली मिलना है। अगर बेड डेट्स हो रहा है तो नॉर्मल कमीशन मिल रहा है, तो रिस्क किसकी है? कंसाइनर की। अब हमने कहा कि नॉर्मल कमीशन है, बेड डेट्स हो रहा है, तो कंसाइनर क्या कहता है? नॉर्मल के अलावा और कमीशन दूंगा, एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा, बेड डेट्स की रिस्क आप संभालो। आप वहाँ लोकली रहते हो, सब कुछ आपको पता है, तो थोड़ा सोच समझ के सेल करो, या रिकवरी ढंग से हो जाए, ऐसा कुछ प्लानिंग करो, एक्स्ट्रा कमीशन मिलना है। पर ध्यान देना, बेड डेट्स की जिम्मेदारी आपकी रहेगी, किसकी? कंसाइनी की। तो ऐसे केस में कंसाइनी एक्स्ट्रा कमीशन डिमांड करता है, जिसको बोलते हैं डेल क्रेडिटर कमीशन। तो इंक्रीज द सेल्स एंड एनकरेज द कंसाइनी टू मेक क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल करो, सेल बढ़ेगी, इसलिए हम कमीशन दे रहे हैं। अब क्रेडिट सेल कर रहे हैं, सेल बढ़ेगी तो रिस्क भी तो बढ़ेगी ना। तो अब इस रिस्क की टेंशन कंसाइनर को नहीं रहेगी, क्योंकि उसने तो कमीशन देना है। ठीक है, अब ये ध्यान रखेगा, कमाना तो है ही, कमाई रिस्क के बेसिस पे ही काम होता है। तो यहाँ पर इसकी रिस्क बढ़ रही है, पर अर्निंग भी बढ़ रही है, कमीशन भी बढ़ रहा है। तो क्या होगा? ये बहुत सोच समझ के सेल करेगा, क्रेडिट भी करेगा, पर थोड़ा ध्यान से। तो द कंसाइनर प्रोवाइड्स एन एडिशनल कमीशन जनरली नोन एज डेल क्रेडिटर कमीशन। ध्यान देना, बोर्ड होके लिखा हुआ है ये कमीशन के पॉइंट्स, तो इन पर ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। होगा क्या? वो उल्टा पुल्टा लिख के बोलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो टू इंक्रीज द सेल एंड टू encourage the consignee to make credit sale, a commission is provided, या an additional commission is given by the consignor to consignee is known as ओवरराइडिंग कमीशन। ये यहां पर सेंटेंस बना दिया, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? अब इसमें क्या करा उसने? पूरा सेंटेंस वही रखा, जो कमीशन का नाम था वो बदल दिया। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा,
तो यहाँ पर ये कमीशन जो है ओवरराइडिंग कमीशन नहीं होता, डील क्रेडिट कमीशन होता है। ठीक है, ओवरराइडिंग कमीशन क्या होता है उसकी हम बात करते हैं। Overriding commission, it is an extra commission allowed by the consignor to the consignee to promote sales at higher price than specified or to encourage the consignee to put hard work to introducing new product in the market। अब यहाँ पे सेंटेंस बन सकता है कि वो हायर प्राइस पर सेल करने या नए प्रोडक्ट को मार्केट में जो है स्टेब्लिश करने के लिए एक्स्ट्रा कमीशन की बात कर रहा है। ऐसे कमीशन को क्या बोलेंगे हम? ओवरराइडिंग कमीशन। तो देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि ओवरराइडिंग कमीशन के केस में उसकी कॉस्ट 100 है, उसने अपना प्रॉफिट ऐड करके बोला कि भाई 120 तक आपको बेचना है, उससे ज्यादा पर भी आप बेच सकते हो। एमआरपी 150, हम आपके बॉक्स पे एमआरपी 150 लिखकर भेज रहे हैं, 120 लास्ट रेट रहेगी, उससे ऊपर आप बेचो, कोशिश करना कि 150 के आसपास बिक पाए। तो 120 से जितना भी प्राइस आप एक्स्ट्रा सेल करोगे उस पर मैं आपको कमीशन दूंगा। तो ये ओवरराइडिंग सेल है। हायर प्राइस का मतलब ये नहीं कि एमआरपी 150 है तो वो 190, 120, 160, 170 पर बेचने की बात करें, क्योंकि एमआरपी से ज्यादा पर तो कोई खरीदेगा नहीं। तो वो अपनी जो प्राइस एक इनवॉइस प्राइस उससे ज्यादा पर बेच रहा था, क्योंकि प्रॉफिट तो वो वैसे भी ऑलरेडी बुक कर चुका है, पर जो और ज्यादा मिल जाए तो कोई बुराई नहीं है उसमें। तो ये एक्स्ट्रा सेल या हायर प्राइस पर सेल करने के लिए क्या है, कमीशन दिया जा रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? ओवरराइडिंग कमीशन। क्लियर? अब आती है अकाउंट सेल की बारी। मैंने आपको अकाउंट सेल भी समझाया। अकाउंट सेल कौन बना रहा है? कंसाइनी कंसाइनर को बनाकर दे रहा है। तो an account sale is the periodical summary statement sent by the consignee to the consigner। periodical जैसे मैंने बोला वीकली या 15 दिन में या मंथली, ये समरी भेजी जाती है, कंसाइनी भेजेगा कंसाइनर को। इट कंटेन्स डिटेल रिगार्डिंग सेल्स मेड, क्या सेल उसने करी है, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर, कितना एक्सपेंसेस किया। कई बार ऐसा होता है कि इसको अपने जेब से पैसे देने पड़ जाते हैं। जैसे आपको पता है जब हम ट्रांसपोर्ट पर गुड्स आता है तो वो गुड्स छुड़ाने जाते हैं, गुड्स लेने जाते हैं, तो वहां पर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे करने पड़ते हैं, तो जो लेने गए उसे देने पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर ये पे करके आ रहा है और गुड्स लेकर आ रहा है, तो ये इसका गुड्स थोड़ी है, ये कोई अपना बिजनेस नहीं कर रहा है, तो एजेंट है। तो ये कहेगा मेरा खर्च हो गया आपके लिए तो पैसा मुझे दो, तो वो रिकवरी की डिमांड करेगा। ये वो अमाउंट रिएम्बर्स करेगा कंसाइनी को। ठीक है, तो एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर, उसमें डिटेल होगी कमीशन कितना अर्न हो पाया है, कितना गुड्स अनसोल्ड रह गया है, इसने एडवांस दिया होगा, एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देके रखता है। मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकली जब आप किसी चीज की फ्रेंचाइजी लेते हैं, डीलरशिप लेते हैं, तो पहले एडवांस मांगते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट। कुछ एक क्लाइंट है, एक क्लाइंट ने पहले एक मोबाइल कंपनी की फ्रेंचाइजी या डीलरशिप ली, तो 10 लाख रुपए पहले उसको देने पड़े चेक एडवांस, 10 लाख रुपए वहां दिया, उसके बाद उन्होंने वहां से उसको मोबाइल भेजे। तो इस तरह से कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट, क्योंकि कल को ये गुड्स बेचकर सारा पैसा लेकर कहीं इधर उधर चला जाए, क्योंकि आजकल टाइम खराब है, तो ये सब कहाँ ढूंढता रहेगा। तो ये कहता है आपको हमारी फ्रेंचाइजी लेनी है, डीलरशिप लेनी है, आप एक काम करो कुछ पैसा भेजो, आप जो पैसा भेजोगे उसके बेसिस पर आपको गुड्स भेजेंगे, आप उस गुड्स को बेचना, फिर और गुड्स चाहिए तो पैसा भेज देना, नहीं चाहिए बात खत्म, डीलरशिप क्लोज करनी है, वो पैसा आपका एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि आपने एडवांस दिया हुआ है। तो इस तरह से ये एडजस्टमेंट चलता रहता है, डिपेंड करता है एग्रीमेंट क्या है। ठीक है, बैलेंस पेमेंट ड्यू टू और रेमिटेड, कितना पैसा बाकी रह गया जो भेजना है या उससे वापस लेना क्योंकि एडवांस दिया हुआ है। तो ये सब डिटेल जो होगी वो एक अकाउंट सेल में लिखी जाती है। ये सेल्स अकाउंट बिल्कुल नहीं है। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन बना दें इस पे हम। ठीक है, तो अकाउंट सेल्स एंड सेल्स अकाउंट इज द सेम थिंग। अकाउंट सेल और सेल्स अकाउंट एक ही चीज होती है, ऐसा नहीं है। तो इट इज अ समरी स्टेटमेंट एंड डिफरेंट फ्रॉम द सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पर समझी भी। आज हम पूरा थ्योरी पर फोकस कर रहे हैं चैप्टर की। कल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो होंगे वो शुरू करेंगे कि किस तरह से कंसाइनर अपनी बुक्स में एंट्री करता है। यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं वो कंसाइनर की बुक्स में एंट्रीज के लिए आते हैं ना। तो ये देखो, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी,
कंसाइनिंग बुक्स में एंट्रीज के बारे में भी बात होगी, कंसाइनर की बुक्स में भी एंट्री होगी, उसके बारे में बात होगी। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम यहाँ डिस्कस कर ले, है ना? जो आपको काम आएगा इस पूरे चैप्टर में, और हालांकि वो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है और वो हमारे कई सारे टॉपिक्स में काम आता है। जैसे आपने गुड्स एंड ऑन अप्रूवल पढ़ा था, वहां पर यूज आया। मैंने आपको जो वहां बताया था तब ये बात हमारी हुई थी कि कंसाइनमेंट में भी ये कॉन्सेप्ट काम आता है, कॉस्ट और सेल का प्रॉफिट से रिलेशन वाला। तो आपको ध्यान होगा इसी, पर कुछ स्टूडेंट बाद में ज्वाइन हुए हैं, तो वो हम एक बार डिस्कस कर ले। फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हैं कल समझेंगे और उससे रिलेटेड एंट्रीज क्या होगी उसकी बात भी करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट समझाता हूँ जो बहुत काम का कॉन्सेप्ट है, कई सारे चैप्टर्स में ये यूज आता है। तो इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को पहले समझ चुके हैं। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। ओपनिंग स्टॉक परचेजेस चलिए, एक चीज रह गई यहाँ पर, क्लोजिंग स्टॉक लिखना रह गया। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सेल, मैं पढ़ देता हूँ क्या क्या चीजें, आप आंसर करना। यहाँ पर लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक 20,000, परचेज 130, रेट 15, कैरीज इनवर्ड 35, कैरीज आउटवर्ड 20, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 30, प्रॉफिट ऑन सेल 20%, और क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारा 40,000 है। आपको बताना है सेल का अमाउंट क्या होगा, सेल का अमाउंट। चलिए आंसर करो, आंसर आ गया, श्रुति ने आंसर किया है। चलिए, श्रुति ने आंसर किया है 2,00,000 रुपए, सम्यक ने आंसर किया है 20,000 रुपीज, सिद्धांत ने भी आंसर किया है 190, खुशी ने आंसर किया है 192, मुस्कान ने आंसर किया है 2,00,000 रुपए। अलग अलग आंसर आ रहे हैं, देखिए अलग अलग, तो कहीं कुछ समझने में गड़बड़ चल रही है। फिर भी आप आंसर करें, देखते हैं। पलक ने आंसर किया है 2,00,000, अक्षत ने आंसर किया है 2,00,000 रुपीज। चलिए फटाफट और भी स्टूडेंट जो आंसर करना चाहते हैं आंसर करें।
गौरव 2 लाख रुपीज, अभिषेक 2 लाख रुपीज, खुशी 2 लाख रुपीज। आंसर अब एक जैसा आना शुरू हो गया, 2 लाख रुपीज। चेक करते हैं क्या 2 लाख रुपए ही आंसर है हमारा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं वापस रिपीट करूंगा पर एक बार क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अर्पित ने बोला 2,10,000। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज, एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ तक कि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये नहीं आएगा। तो आप ओपनिंग, एड परचेज, एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये सब टोटल करेंगे 2 ये लाख। नहीं आएगा। ठीक है, और लेस क्लोजिंग स्टॉक ये लेस करेंगे तो ओपनिंग एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग एड परचेज एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये जब आप करोगे ना तो सीओजीएस आएगा। तो सीओजीएस निकाल लेते हैं हम, है ना। ओपनिंग स्टॉक 20,000, परचेज 130, फ्रेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, उसको अलग अलग नाम से भी बोलते हैं, अलग तरह का फ्रेट, कैरीज कुछ भी बोल सकते हो। 15,000, दो अलग अलग नाम है यहाँ पर। 35,000 ये नहीं आएगा, आउटवर्ड सेल्स से रिलेटेड होता है, इनवर्ड परचेज से रिलेटेड होता है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो परचेज से डायरेक्टली रिलेटेड हो। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों नहीं लिखेंगे हम, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो देखो 150 प्लस 52 माइनस 40, तो हमारा हुआ 160, 160 COGS। अब आपका प्रॉफिट जो है वो सेल पर बेस्ड है, प्रॉफिट यहाँ ऐड करोगे सेल्स आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ये जो प्रॉफिट है वो सेल पर बेस्ड है और सेल हमें अवेलेबल नहीं है, तो आप 20% ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल इज 20%। तो आपको पता होगा हम इस तरह से करते हैं, कॉस्ट सेल, इसका रिलेशन प्रॉफिट से, अगर आपका प्रॉफिट 20% ऑन सेल है तो वो 25% ऑन कॉस्ट होगा। ये मैं आपको समझा चुका हूँ बहुत डिटेल में। ठीक है, यानी कि 1/5 ऑन सेल इज इक्वल टू 1/4 ऑन कॉस्ट, दोनों एक ही बात है। ठीक है, ये परसेंटेज में हो गया और ये 1 करके हो गया। तो आप जब इस तरह से करोगे तो मेरे को यहाँ सेल पता नहीं है तो मैं कॉस्ट वाला परसेंटेज चेंज कर दूं, 20% ऑन सेल इज इक्वल टू 25% कॉस्ट, ये बराबर बात होती। तो मैं अब कॉस्ट पर 25% अप्लाई कर देता हूँ। तो कॉस्ट पर 25%, 160 का 25% होगा आपका 40,000 और आंसर आएगा 2 लाख रुपए। सभी स्टूडेंट का, यानी कि मैक्सिमम स्टूडेंट का करेक्ट था, कुछ एक स्टूडेंट थे जिनका आंसर कुछ अलग जा रहा था, जैसे 210, 192 अलग, बाकी अधिकतर स्टूडेंट ने 2 लाख रुपए आंसर किया था जो करेक्ट है। ठीक है, तो ये हम समझ चुके हैं, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। इस तरह की चीजें होती है, शॉर्टकट होते हैं। कोई जो भी कोई प्रॉफिट 33 1/3% ऑन कॉस्ट होगा वो 25% ऑन सेल होता है। ये मैथमेटिकली भी प्रूव कर चुके थे हम, है ना। और अगर प्रॉफिट 50% ऑन कॉस्ट है तो वो 33 1/3% ऑन सेल होगा। यहाँ पर हिमांशु ने एक मैसेज किया, सर ये परसेंटेज कैसे निकाला। ये परसेंटेज कैसे निकाला हिमांशु, ये आप कैलकुलेट करके देख लो, यहाँ पे मैं मैथमेटिकली समझा देता हूँ। हमें इस पर प्रॉफिट दिया हुआ है, आपको क्या करना है, सिर्फ जिस पर हमारा प्रॉफिट बेस्ड है उसको मानना है 100, ये 100 है। ठीक है, इस पे कितना प्रॉफिट है आपका 20%, तो सेल पर 20%, तो जब आप सेल में से प्रॉफिट माइनस करोगे तो कॉस्ट आ जाएगी। अब ये चीजें तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये हमारी कॉस्ट है, ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारी सेल है। जो हमें चाहिए, जिस पर हमारा प्रॉफिट बेस्ड है उसको 100 मान लो। तो हमने मान लिया कि सेल 100 है, प्रॉफिट 20 है, तो सेल माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट, कॉस्ट 80। अब समझ लो ये 20 इस सेल 100 पर कितना परसेंट है, 20%, और यही 20 इस कॉस्ट पर, पहले आपने इस पे निकाला था, अभी हम इस पे निकाल रहे हैं। तो
पहले सेल पे कैलकुलेट हुआ था, कॉस्ट पे कैलकुलेट हो रहा है, तो यही 20 हमारी कॉस्ट पर कैलकुलेट उठाओ कर लेना, 25% है। तो देखिए आपका अगर 25% ऑन सेल की बात करोगे तो भी 20 रुपीज होगा, और 25% ऑन कॉस्ट की बात करोगे तो भी 20 रुपीज होगा, यानी कि 20 रुपीज तो आपका सेम रहने वाला है, परसेंटेज बदलेगी कॉस्ट और सेल पर। तो कोई भी प्रॉफिट जो सेल पर 20% होता है, देखो 20 रुपीज 100, सेल पर 20% है, तो वही प्रॉफिट कॉस्ट पर 25% हो जाता है। ये शॉर्टकट है, ये हम डिटेल में समझ चुके। फिर भी क्योंकि मुझे पता है कुछ स्टूडेंट बाद में आए तो उनके लिए अभी मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप इसको एनालिसिस करना, मैथमेटिकली कर सकते हो या ये डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्लियर? सिद्धांत ने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस क्या है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस नॉर्मली आप देखो, आप कोचिंग पर जाते हो तो नीचे स्टाफ बैठा हुआ रहता है, वो एडमिन डिपार्टमेंट है। वो आपको देखता है कि भाई आपकी फीस टाइम पर आई है कि नहीं, आपको नोट्स मिले हैं कि नहीं, आप एब्सेंट है कि नहीं। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम बात करें तो एडमिन डिपार्टमेंट पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एडमिनिस्ट्रेशन करता है, कंट्रोल करता है। वो एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे यहाँ कंसाइनी है, तो कंसाइनी ने या कंसाइनर की बात करें तो कंसाइनर ने गोडाउन की या फैक्ट्री के अलावा एक ऑफिस बना रखा होगा जहां उसके सुपरवाइजर और उसके जो मैनेजर्स है वो बैठे होंगे, वो देख रहे होंगे गुड्स रवाना हुआ कि नहीं, गुड्स पहुंचा कि नहीं, वहां से पैसा आया कि नहीं, कस्टमर क्या कंप्लेन कर रहे हैं, ये सब वो ध्यान रखते हैं। तो उसे आप जो भी पेमेंट कर रहे हो, एक्सपेंसेस कर रहे हो उनके लिए, वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होंगे। क्लियर? चलिए, तो यहाँ तक आज हमारी कंसाइनमेंट की फर्स्ट डे की थ्योरी होती है। इसके बाद अभी हम कंसाइनमेंट के केस में कंसाइनर की बुक्स में किस तरह से जर्नल एंट्रीज करके अकाउंट बनाते हैं और कंसाइन की बुक्स में किस तरह से जर्नल एंट्रीज करके अकाउंट्स बनाते हैं, वो कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यही एंड करते हैं। बाय, थैंक यू, टेक केयर।